हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम हमारे टॉपिक को आज पुनः आगे बढ़ाते हैं। क्लाइमेटोलॉजी अर्थात जलवायु विज्ञान जो हमारा टॉपिक है, हमारा जो बुक है यानी जो द्वितीय खंड और जो 7वां प्रश्न पत्र है बीए और एमए का, हम आज उसी प्रश्न पत्र की बात करते हैं जो हम एटमॉस्फेयर नामक टॉपिक की बात कर रहे थे आपसे। इसमें सामान्य परिचय पढ़ा था, इम्पोर्टेंस पढ़ा था हमने, यानी उसका संगठन पढ़ा था, यानी कंपोजिशन पढ़ा था। आज हम उसी की बात करते हैं यानी एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर की, अर्थात हम आपसे बात कर रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी की, अर्थात जो जलवायु विज्ञान है उस जलवायु विज्ञान के टॉपिक को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं। और आगे बढ़ाते हुए जो हमारा इस टॉपिक का जो अंतिम जो बिंदु छूट रहा था, वह बिंदु हमारा छूट रहा था वायुमंडल की संरचना, अर्थात वायुमंडल की प्रमुख परतों के बारे में हमारे को जानकारी प्राप्त करनी थी। आज हम उसी के बारे में आपसे जिक्र कर रहे हैं। देखिए आप, हम यहाँ पर बात करें आपसे तो जानकारी यह है अपने को मिलती है कि यह जो है, इसकी मैं आपसे बात करूं, यह अपने पास में क्या है, यह जलवायु विज्ञान है। अर्थात हमारे पास में जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं वह हमारे पास में कौन सा शास्त्र है, क्लाइमेटोलॉजी है। अर्थात यह जलवायु विज्ञान है। जो जलवायु विज्ञान का हमारे पास में टॉपिक था, उस टॉपिक की हम आपसे बात कर रहे हैं वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना यानी ये जो टॉपिक है, ये तो क्लाइमेटोलॉजी हमारे पास में मेन प्रश्न पत्र है। यदि मैं मेन प्रश्न पत्र के साथ साथ आपसे मैं बात करूं कि इस टॉपिक की, जो टॉपिक हमारे पास में आ रहा है, तो वह टॉपिक जो हमारे पास में आया, इस टॉपिक की यदि मैं बात करना चाहूँ तो वह है हमारे पास में क्या, यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की, ठीक है जी। हमारे पास में आ रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। हम इसकी बात कर रहे हैं। इसमें जो हमारा टॉपिक बैठ रहा है वह टॉपिक आता है वायुमंडल की संरचना। किसकी संरचना? वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की किसकी बात कर रहे हैं हम? वायुमंडल की हम संरचना की बात कर रहे हैं आपसे। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? स्ट्रक्चर की, यानी स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। हमारे पास में आ रहा है स्ट्रक्चर ऑफ द यानी स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये हमारे पास में टॉपिक है कि स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इसकी हम बात कर रहे हैं आपसे, जो हमारा वायुमंडल का अंतिम टॉपिक है। यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? वायुमंडल के अंतिम हम इस इश्यू की बात कर रहे हैं आपसे। इससे पहले हमने सामान्य परिचय पढ़ लिया, हमने महत्व पढ़ लिया, हमने कंपोजिशन अर्थात कंपोजिशन के साथ साथ हमने क्या पढ़ लिया? हमने संगठन के बारे में पढ़ लिया और
अभी हम जो आपसे बात करने जा रहे हैं वह जा रहे हैं वायुमंडल की विभिन्न परतों के बारे में। वायुमंडल की विभिन्न परतें, ठीक है ना। तो हम स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर की हम आपसे बात कर रहे हैं कि कौन कौन से विद्वान हैं जो हमारे को इस वायुमंडल की संरचना के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाते हैं कि कितने परतें हैं, इन परतों की संरचना किस प्रकार से है, इनमें इससे पहले हमने पढ़े थे कौन सी गैसों का ये कंपोजिशन है, ये जो हम संगठन में पढ़ के आए थे। इन परतों की ऊंचाई कितनी है, अर्थात इन परतों में क्या फ्रिक्शन पाया जाता है, क्या घर्षण पाया जाता है, क्या ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले हमारे को जो जानकारी उपलब्ध करवाने वाले हैं, यदि हम उन विद्वानों की आपसे बात कर रहे हैं कि वो अपने को जानकारी जो उपलब्ध करवा रहे थे, यदि उन्हीं विद्वानों की हम बात करते हैं आपसे, तो उन विद्वानों ने किस आधार पर हमारे को इस एटमॉस्फेयर के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई है। तो मुख्य रूप से आपको ध्यान देना है, ये कॉमन टॉपिक है। इस कॉमन टॉपिक का हम जिक्र कर रहे हैं जहाँ छोड़ा था, हाँ, यानी हम उसी क्लास के साथ वापस आपके साथ हम इसका तालमेल बिठा रहे हैं, सामंजस्य बिठा रहे हैं। मेरा मानना है कि समय समय पर आपको आपके विषय से संबंधित आपको वीडियो प्राप्त हो रहे होंगे और आप उनका घर बैठ कर के वॉच कर रहे होंगे। ध्यान रखें, अति आवश्यक हो तो ही घरों से बाहर जाए, वरना अपने घरों में सुरक्षित रूप से रहे और इस वैश्विक महामारी से जब तक सामान्य स्थितियां नहीं हो जाती तब तक आप इन ऑनलाइन वीडियोज़ के आप घर पर बैठ कर के लाभ उठाते रहे। इसी शुभकामना के साथ मैं अपने टॉपिक को फैक्चुअल पोजीशंस के साथ, यानी फैक्चुअल तथ्यों के साथ मैं आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। वायुमंडल की संरचना के विषय में वायुमंडल की जो संरचना है, इस वायुमंडल की जो संरचना है, इस संरचना के विषय में, यानी इस विषय में सब्जेक्ट के बारे में 20वीं सदी में विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकार के मौसम सूचक गुब्बारों व रॉकेटों, यानी विभिन्न प्रकार के मौसम सूचक गुब्बारों व रॉकेट, क्या रॉकेटों, वायुयान की उड़ानों, वायुयान की उड़ानों, यानी किसकी, यानी एरोप्लेन्स की जो उड़ानें हैं, उड़ानों, ध्वनि तथा रेडियो तरंगों, क्या ध्वनि
ध्वनि तथा रेडियो तरंगों, ध्वनि तथा रेडियो तरंगों कृत्रिम उपग्रहों यानी कृत्रिम उपग्रहों तथा अंतरिक्ष यानों से महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। देखिए, जो एविडेंस के तौर पर, जो प्रमाण के तौर पर हमारे को जो जानकारी प्राप्त हो रही है वायुमंडल की संरचना के विषय में, यानी 20वीं शताब्दी के आसपास में, ठीक है ना। 20वीं सदी में विभिन्न प्रकार के मौसम सूचक गुब्बारे जो हमारे को मौसम के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाते थे, वह गुब्बारे, मैं उन गुब्बारों की आपसे बात कर रहा हूँ। रॉकेट, वायुयानों की उड़ानें, जो वायुयान उड़ान भरते थे, उनकी उड़ानों के माध्यम से ध्वनि तथा रेडियो तरंगे, ध्वनि की तरंगे और जो रेडियो की तरंगे हैं, उन तरंगों के माध्यम से, जो कृत्रिम उपग्रह हैं, उन उपग्रहों के माध्यम से, तथा जो अंतरिक्ष यान थे, उन अंतरिक्ष यानों के माध्यम से हमारे को क्या जानकारी प्राप्त हुई है? हमारे को वायुमंडल की संरचना की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है। किस प्रकार से प्राप्त हुई है वो देखना ज़्यादा मायने रखता है, बल्कि इन साधनों के बारे में जो हमने ये जो माध्यम पढ़ रहे हैं, ये इतने महत्वपूर्ण नहीं है कि किस माध्यम से मतलब वायुमंडल की संरचना के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि किस मंडल तक, किस परत तक, किस लेयर तक वह वायुयान, वह जेट एयरवेज उड़ान भरते थे, यानी उनकी अधिकतम सीमा क्या थी, वह उसके ऊपर उड़ान क्यों नहीं भर पा रहे थे, अर्थात वो यहाँ पृथ्वी धरातल से कितने ऊंचाई पर, उनकी एवरेज जो हाइट थी वो कितने ऊंचाई पर वह यानी वो अपने कार्य का संचालन कर रहे थे। जो कृत्रिम उपग्रह यहाँ से भेजे जा रहे थे, तो उनके माध्यम से हमारे को क्या जानकारी उपलब्ध हुई है, वह जानकारी ज़्यादा मायने रखती है हमारे लिए। अर्थात विभिन्न प्रकार के जो मौसम सूचक गुब्बारे थे, उनके माध्यम से हमारे को जानकारी मिली है। उन्होंने जो जानकारी दी है इस वायुमंडल की विभिन्न प्रकार की जो परतों के बारे में, कि कौन सी परत कहाँ पर कितने ऊंचाई पर है, इसमें कौन कौन सी गैसें हैं, क्या सघन गैसें हैं, क्या विरल गैसें हैं, क्या मौसम संबंधी परिवर्तन क्या इसमें कितने हो रहे हैं, क्या इसमें मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं या नहीं होते हैं। इस प्रकार की जो जानकारी हमारे को उपलब्ध हो रही थी, यह जानकारी हमारे को वायुमंडल के संरचना के बारे में प्राप्त हो रही थी। ये इन विभिन्न प्रकार के जो माध्यम हैं, इन माध्यमों से हमारे को जानकारी उपलब्ध हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि 20वीं शताब्दी में हम बात करें तो ये विभिन्न प्रकार के जो ये हमारे पास में माध्यम आए जानकारी उपलब्ध करवाने के, इनके माध्यम से हमारे को यह जानकारी प्राप्त हो रही थी। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे को जानकारी उपलब्ध करवाने में इन महत्वपूर्ण साधनों ने बहुत योगदान प्रदान किया है। अब मैं उन महत्वपूर्ण विद्वानों की बात करता हूँ जिन्होंने
यानी इसे पृथ्वी की संरचना में अपना महत्वपूर्ण योगदान साबित किया है। ठीक है ना। सर नेपियर सा, देखिए सर नेपियर सा पिकार्डी, सर नेपियर सा पिकार्डी फ्रेंडले केनेसी फ्रेंडले केनेसी हेविसाइड केनेली हेविसाइड, इसी के साथ साथ फेरेल आदि अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के फेरल आदि अंतरिक्ष वैज्ञानिकों आदि अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के रहस्यों उद्घाटन जैसे कठिन कार्य में वैज्ञानिकों के रहस्यों उद्घाटन जैसे कठिन रहस्य उद्घाटन जैसे कठिन कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिए। कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिए। देखिए सर नेपियर सो पिकार्डी फ्रेंडले केनेली हेविसाइड फेरल आदि जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे, इन अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के जो रहस्योद्घाटन जैसे कठिन कार्य में महत्वपूर्ण योगदान, यानी महत्वपूर्ण योगदान जैसे कठिन कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिए। यानी आदि जो ये वैज्ञानिक थे, यानी इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया
हम मुख्य रूप से बात करते हैं कि इन्होंने यह किया, यानी जो कठिन कार्य थे उस कठिन कार्य में क्या किया, उस कठिन कार्य में महत्वपूर्ण योगदान देने का कार्य किया। यानी जो यहाँ पे ये कठिन कार्य था, इस कठिन कार्य में जो योगदान देने का कार्य किया, जिन वैज्ञानिकों के नाम मैंने मेंशन किए हैं वो आपके सामने देखो उपलब्ध हैं। आप उन नामों का अवलोकन कीजिए, आप उन नामों का अवलोकन कीजिए और अवलोकन करने के बाद में आप सोच करिए कि ये सारे अंतरिक्ष से जुड़े हुए प्रमुख वैज्ञानिक थे। इन वैज्ञानिकों ने ये महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाने में क्या दिया है, यानी अपना योगदान दिया है। इन वैज्ञानिकों को जब हम शामिल करते हैं, इन महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों को हम शामिल करते हैं, तो ये महत्वपूर्ण वैज्ञानिक वही वैज्ञानिक हैं जिन्होंने जो वायुमंडल की संरचना थी, इस वायुमंडल की संरचना में अपना क्या दिया है, अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अर्थात अपना जो महत्वपूर्ण योगदान है, ये महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो हम बात करते हैं कि विभिन्न प्रकार के ये जो साधन हमारे पास में आए और जिनके माध्यम से हमारे को ये जानकारी उपलब्ध हुई, मैं उसी जानकारी की आपके सामने यानी विस्तृत व्याख्या करना चाह रहा हूँ कि हमारा जो वायुमंडल है, यह वायुमंडल में जो विभिन्न प्रकार की जो परतें हैं, उन परतों की जो संरचना है, उस संरचना का निर्धारण किस प्रकार से हुआ है, मैं उनके निर्धारण की व्याख्या विस्तृत करना चाह रहा हूँ। ठीक है ना। पृथ्वी के वायुमंडल की रचना कई, अगला फैक्ट है, पृथ्वी के एक मिनट, पृथ्वी के वायुमंडल की रचना, पृथ्वी के वायुमंडल की रचना, पृथ्वी के वायुमंडल की रचना, पृथ्वी का जो वायुमंडल है, इस पृथ्वी के वायुमंडल की रचना कई, यानी पृथ्वी के वायुमंडल की रचना कई, जो महत्वपूर्ण है, पृथ्वी के वायुमंडल की रचना कई संकेंद्रीय परतों या मंडलों, संकेंद्रीय परतों या मंडलों, संकेंद्रीय संकेंद्रीय परतों मंडलों, संकेंद्रीय परतों मंडलों ओब्लिक मंडलों या मंडलों से हुई है, यानी कोसेंट्रिक लेयर्ड। संकेंद्रीय वायुमंडल, पृथ्वी के वायुमंडल की रचना कई संकेंद्रीय परतों या मंडलों से हुई है। देखो, कोसेंट्रिक परतों की बात कर रहा हूं मैं आपसे। कोसेंट्रिक परत का मतलब होता है, यानी मैं संकेंद्रीय की बात करूं जिनका केंद्र तो एक ही है। कोसेंट्रिक का मतलब होता है कि जिनका केंद्र तो एक ही है, उसी केंद्र के चारों ओर परतों का पाया जाना, उसी केंद्र के चारों ओर परतों का पाया जाना। जैसे मान लीजिएगा कि मेरे पास में यह एक बिंदु है, यह बिंदु है, यह केंद्र है, यह मेरे पास में क्या है, यह मेरे पास में सेंटर है। इस सेंटर के चारों ओर, इस सेंटर के चारों ओर विभिन्न प्रकार की परतों का
पाया जाना, यानी एक सेंटर तो एक ही है और एक ही सेंटर में यानी इसके चारों ओर विभिन्न प्रकार की परतों का पाया जाना। तो इस प्रकार की परतें, इस प्रकार के मंडल, इनको कोसेंट्रिक कहते हैं। यानी इस प्रकार की जो परतें हैं, तो इस प्रकार की परतों को हम कौन सी परतें कहते हैं? यह परतें कौन सी परतें कहलाती हैं? यह परतें कोसेंट्रिक परतें कहलाती हैं कि एक ही केंद्र के चारों ओर विभिन्न प्रकार की परतों का विस्तार पाया जाना, उनका फैलाव पाया जाना। तो इस प्रकार की जो परतें हैं हमारे पास में, तो इस प्रकार की परतों को हम क्या कहते हैं? इस प्रकार की परतों को हम कोसेंट्रिक परतें या वायुमंडल कहते हैं। इन्हीं कोसेंट्रिक परतों से ही हमारे वायुमंडल का निर्माण हुआ है। इसी वायुमंडल का निर्माण हुआ है इन्हीं कोसेंट्रिक परतों के आधार पर। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो कोसेंट्रिक परतें हैं, इन्हीं कोसेंट्रिक परतों के संरचना के आधार पर हमारा ये जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल का क्या हुआ है? इस वायुमंडल का निर्माण हुआ है, जिसमें विभिन्न प्रकार की परतें पाई जाती हैं। अगला फैक्ट है वायुमंडल की, अगला फैक्ट है कि वायुमंडल की परतीय वायुमंडल की क्या? वायुमंडल की परतीय संरचना का, वायुमंडल की परतीय संरचना का दो आधारों पर, यानी वायुमंडल की परतीय संरचना का दो आधारों पर वर्गीकरण किया गया है। कितने आधारों पर? दो आधारों पर वर्गीकरण किया गया है। यानी वायुमंडल की जो परतीय संरचना है, इस वायुमंडल की परतीय संरचना का हम कितने आधारों पर वर्गीकरण कर रहे हैं? हम दो आधारों पर इसकी परतीय संरचना का हम वर्गीकरण कर रहे हैं। जो लेयर्स हैं, जो जोन हैं वायुमंडल के, उन वायुमंडल के जोनों का हम कितने आधारों पर वर्गीकरण कर रहे हैं? हमारे पास में दो आधार हैं, उनमें दोनों आधारों के आपके पास में मैं पेश कर रहा हूँ, मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ वो दोनों आधार, कि वो दोनों आधार कौन से हैं जिसके आधार पर वायुमंडल की जो परतीय संरचना है, इस परतीय संरचना का क्या किया गया है? वर्गीकरण किया गया है। पहला है हमारे पास में तापीय संरचना और दूसरा है रासायनिक संरचना। पहला जो हमारे पास में आया वह आ रहा है तापीय संरचना। तापीय संरचना के आधार पर, मैं तापीय को भौतिक भी बोल सकता हूं भाई, तापीय संरचना के आधार पर वायुमंडल की परतों का वर्गीकरण। ठीक है, किसके आधार पर? किसके आधार पर? तापीय संरचना यानी परतों का क्या? परतों का वर्गीकरण। अर्थात मैं इसको एक आधार और दे सकता हूं प्यारे विद्यार्थियों,
इसका एक अपने पास में बेस और आ सकता है। मैं इसी बेस की आपसे बात करूं तो मैं इसका वर्गीकरण का आधार आपके पास में रख सकता हूं, कौन सा? कौन सा आधार? भौतिक। तो ये मेरे पास में कौन सा नंबर आ गया? यह है मेरे पास में पहला नंबर आ रहा है। कौन सा नंबर आ रहा है? यह पहला नंबर है। भौतिक या तापीय संरचना के आधार पर वायुमंडल की परतों का वर्गीकरण, ठीक है ना। हमने आधार किसको बनाया? या तो फिजिकल को बनाया या थर्मल स्ट्रक्चर को बनाया, अर्थात भौतिक या तापीय संरचना के आधार पर हम वायुमंडल की कितने, यानी वायुमंडल को कितनी परतों में या संरचना में विभाजित कर सकते हैं। मैं इसकी आप लोगों के सामने व्याख्या करने जा रहा हूं कि इसके आधार पर हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं। किसको विभाजित कर सकते हैं? मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं वायुमंडल के बारे में, कि हम वायुमंडल को कितने परतों में विभाजित कर सकते हैं। यानी एस पैटरसन के अनुसार मैं इसी के बारे में व्याख्या कर रहा हूं। एस पैटरसन के अनुसार, किसके अनुसार? एस पैटरसन, ठीक है। एस पैटरसन के अनुसार, यानी एस पैटरसन ने, आप कैसे भी लिख दो इसको, ऐसे भी लिख सकते हैं, एस पैटरसन ने पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त, व्याप्त का मतलब फैला हुआ, यानी घेरे हुए, उसको व्याप्त कहते हैं, ठीक है ना। व्याप्त वायुमंडल को, व्याप्त वायुमंडल को, व्याप्त वायुमंडल को 5 लंबवत परतों में विभाजित किया है। कितने परतों में विभाजित किया है? 5 लंबवत परतों में, ऊर्ध्वाधर परतों में विभाजित किया है। हम उन 5 परतों की आपसे बात करना चाह रहे हैं कि 5 वायुमंडल को 5 लंबवत परतों में विभाजित किया है। कितने परतों में विभाजित किया है? 5 लंबवत परतों में विभाजित किया है। किसने? एस पैटरसन ने। किसने? एस पैटरसन ने कितने परतों में विभाजित किया है? 5 लंबवत परतों में विभाजित किया है। किसको? यानी पृथ्वी के इस वायुमंडल की संरचना को, पृथ्वी के वायुमंडल की इन परतों को, ठीक है ना, इन जोन्स को 5 भागों में बांटा है एस पैटरसन ने। अब एस पैटरसन के अनुसार हम उन 5 परतों की बात करते हैं कि वे 5 परतें कौन कौन सी हैं। तो देखिए आप, पहले हमारे पास में एस पैटरसन की परत आ रही है, यानी तापीय संरचना के आधार पर हम बात कर रहे हैं। कौन सा मंडल आ रहा है? सौरमंडल। पहला जो हमारे पास में मंडल आया, उस हम मंडल की बात कर रहे हैं। आपके पास में कौन सा मंडल? सौरमंडल। इसी मंडल को हम कौन सा मंडल कहते हैं?
इसी मंडल को हम परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। यही मंडल कौन सा मंडल कहलाता है हमारा? यही मंडल हमारा परिवर्तन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी यदि हम बात करते हैं एस पैटरसन के अनुसार, तो वह आता है कौन सा मंडल? समताप मंडल। दूसरा मंडल जो एस पैटरसन का आ रहा है वह आ रहा है समताप मंडल। जो तीसरा मंडल आया है वह आया है हमारे पास में कौन सा? ओजोन मंडल। जो हमारे पास में चौथा आया है वह आया है आयन मंडल। मैं पैटरसन महोदय की बात कर रहा हूं आपसे। और जो पांचवा जो पैटरसन महोदय ने जो मंडल बताया है वह बताया है आयतन मंडल। वह बताया है आयतन मंडल। आपका प्रश्न यह होगा कि साहब हमने ये तो पढ़े ही नहीं, आयतन मंडल ये तो पढ़े ही नहीं, हमने तो बहिर्मंडल के रूप में पढ़े हैं ये। लेकिन मैंने ये बात पहले ही आपके पास में कंडीशन रखी है कि यह जानकारी अपने को कौन दे रहे हैं? एस पैटरसन महोदय दे रहे हैं। एस पैटरसन महोदय ने अपने पृथ्वी की संरचना के बारे में ऐसे विचार रखे हैं हमारे पास में। कौन से विचार रखे हैं? यह विचार रखे उन्होंने कि कितने परतों में बांटा गया है? 5 परतों में बांटा गया है। 5 परतों में बांटा गया है। उन 5 परतों के बारे में उन्होंने जिक्र किया है कि सौम्यमंडल, इसी को उन्होंने क्या कहा है? परिवर्तन मंडल कहा है। इसके अलावा बात करें समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और आयतन मंडल, ये थे तापीय या भौतिक संरचना के आधार पर यानी वायुमंडल की परतों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, ठीक है ना? यानी जो एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं उनके क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। अब हमारे पास में कौन सी संरचना? हम दूसरी की बात करते हैं। जो हमारे पास में यानी जो दूसरी परत आ रही है उसकी हम बात करते हैं। यानी जो सेकंड हमारे पास में बेस है या जो सेकंड आधार है वो है हमारे पास में सामान्य विचारधारा के अनुसार। कौन सी विचारधारा के अनुसार? सामान्य विचारधारा के अनुसार। किसके अनुसार? सामान्य विचारधारा के अनुसार वायुमंडल की परतों का वर्गीकरण। कौन सी विचारधारा? जनरल विचारधारा। जनरल जो थीम है उसमें जनरल थीम की आपसे बात कर रहा हूँ। इस सामान्य विचारधारा के अनुसार मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि सामान्य विचारधारा के अनुसार वायुमंडल की परतों का क्या कर रहे हैं? वो एस पैटरसन ने तो 5 परतें बताई है, लेकिन सामान्य विचारधारा जो मैं जनरल जो मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ वह मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, यानी इस विचारधारा के अनुसार भी कितने परतों में बांटा गया है? यानी इस विचारधारा के अनुसार भी देखिए सामान्य विचारधारा के अनुसार, सामान्य विचारधारा के अनुसार, किसके अनुसार? सामान्य विचारधारा के अनुसार वायुमंडल को
5 यानी सामान्य विचारधारा के अनुसार, कौन सी विचारधारा? सामान्य विचारधारा के अनुसार वायुमंडल को 5 परतों में, वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित किया गया है। यानी कितने परतों में विभाजित किया गया है? यानी 5 परतों में विभाजित किया गया है। यानी दूसरा कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास में, इसी का ही दूसरा कॉन्सेप्ट आ रहा है हमारे पास में। ठीक है जी, हम दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करें कि ये 5 जो परतें हैं वो किस आधार पर विभाजित की गई हैं, कि कौन सा वो आधार है जिसके आधार पर इन 5 परतों का विभाजन किया गया है। यानी इस विचारधारा का, सामान्य विचारधारा के अनुसार जो 5 परतों में विभाजित किया गया है, वायुमंडल के तापमान के ऊर्ध्वाधर, वायुमंडल के तापमान का ऊर्ध्वाधर या तापमान के ऊर्ध्वाधर वितरण के आधार पर, अर्थात ये जो 5 मंडलों में जो विभाजन किया गया है, यानी इसमें तापमान के कौन से वितरण को शामिल किया गया है? तापमान के यानी ऊर्ध्वाधर वितरण को शामिल किया है। यानी लंबवत वितरण, तापमान का जो लंबवत वितरण है उसको शामिल किया गया है। जो हमारी जनरल जो आइडियाज है, जनरल जो विचारधारा, जो जनरल कॉन्सेप्ट है, इस जनरल कॉन्सेप्ट में वायुमंडल की जो 5 परतें हैं, उन 5 परतों में जिस आधार को अपनाया गया है वह वायुमंडल में पाया जाने वाला तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण या लंबवत वितरण के आधार पर मैं आपसे बात कर रहा हूं कि वायुमंडल की जो परतें हैं, इन वायुमंडल की परतों का क्या किया गया है? इन वायुमंडल की परतों का विभाजन किया गया है। यानी किस आधार पर किया गया है? तापमान के ऊर्ध्वाधर वितरण के आधार पर। देखिए, मैं उन 5 परतों की आपसे बात कर रहा हूं कि वो 5 परतें कौन कौन सी हैं। पहली परत आती है हमारे पास में, कौन सी? पहली परत आ रही है पहली परत है हमारे पास में शोभमंडल। यानी जिस हम परत को शामिल कर रहे हैं, यह परत हमारे पास में पहली परत आ रही है शोभमंडल, ट्रोपोस्फीयर, जिसको हम कौन से मंडल कह रहे हैं? जिसको हम कह रहे हैं ट्रोपोस्फीयर। पहली जो हमारे पास में मंडल आई, उस मंडल का हमने नाम क्या दिया? उस मंडल का हमने नाम दिया ट्रोपोस्फीयर। कौन सा मंडल नाम दिया? हमने पहले मंडल का नाम दिया ट्रोपोस्फीयर। ठीक है जी। दूसरी जो हमारे पास में मंडल आ रही है, उस मंडल का हमने नाम दिया समताप मंडल। कौन सी मंडल? उस मंडल को हम कह रहे हैं, कौन सा मंडल? समताप मंडल। अर्थात
हमने उस मंडल का जो नाम दिया है वह नाम दिया है समताप मंडल। यानी स्ट्रेटोस्फीयर। कौन सा मंडल कह रहे हैं? स्ट्रेटोस्फीयर। कौन सा मंडल? स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल। दूसरा जो सामान्य विचारधारा के अनुसार मंडल आया उसको हमने नाम दिया स्ट्रेटोस्फीयर। तीसरा जो हमारे पास में मंडल आता है वह आता है हमारे पास में कौन सा मंडल? ओजोन मंडल। कौन सा मंडल आ रहा है तीसरा? तीसरा हमारे पास में मंडल आ रहा है ओजोन मंडल। तीसरा जो मंडल आ रहा है वह आ रहा है ओजोनोस्फीयर। कौन सा मंडल? तीसरा जो मंडल है उस मंडल को हम कहते हैं ओजोनोस्फीयर अर्थात ओजोन मंडल। ठीक है ना, ओजोन मंडल। चौथा जो मंडल आया हमारे पास में वह आ रहा है आयन मंडल। कौन सा मंडल? चौथे मंडल की हम बात कर रहे हैं आपसे, तो चौथा मंडल आ रहा है हमारे पास में आयन मंडल। ठीक है जी। यह मंडल आ रहा है, चौथा मंडल आ गया हमारे पास में आयनोस्फीयर। कौन सा मंडल? आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर। और आखिरी हमारे पास में मंडल आ रहा है कौन सा मंडल? पांचवा मंडल। कौन सा मंडल? पांचवा मंडल। देखिए हमारे पास में जो पांचवा मंडल आया उसको हमने जो नाम दिया है वह नाम है कौन सा मंडल? बहिर्मंडल। बहिर्मंडल। उस बहिर्मंडल को जो हम नाम दे रहे हैं आपके सामने वह एक्सोस्फीयर कह रहे हैं। कौन सा मंडल कह रहे हैं? एक्सोस्फीयर कह रहे हैं। देखिए यानी एक्सोस्फीयर कह रहे हैं। अब देखिए जो सामान्य विचारधारा हमारे पास में आई उस सामान्य विचारधारा की मैं आपसे बात करना चाहूँ प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे छात्र छात्राओं। तो आप देखिए कि हमारे पास में जो वायुमंडल है इसकी संरचना का जो हमारे पास में जो सामान्य परिचय आ रहा है उस सामान्य परिचय के मैं आपसे बात करना चाह रहा था। तो हमारे पास में सामान्य परिचय इस प्रकार से आ रहा था, यहाँ की संरचना का, जिस संरचना के बारे में हम जानकारी क्या कर रहे हैं, हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो हमारे पास में सामान्य विचारधारा के अनुसार वायुमंडल की जो परतों का वर्गीकरण आया वह वर्गीकरण हमारे पास में 5 आधार पर आ रहा है। उसका आधार हमने वायुमंडल के तापमान को किसको माना? ऊर्ध्वाधर वितरण के आधार पर। जो वायुमंडल के तापमान का जो ऊर्ध्वाधर आधार पर जो वितरण है, जो लंबवत आधार पर वितरण है, उस लंबवत वितरण के आधार पर ही हमने परतों का क्या कर दिया? वर्गीकरण कर दिया। यानी आप इस चीज को वाच करना है कि आज इस समय जो थीम आ रही है, यानी जो थीम आ रही है वो थीम के प्रश्न आते, वो सौरमंडल नहीं देगा, वह आपके पास में ट्रोपोस्फीयर देगा। अर्थात वह आपके पास में समताप मंडल नहीं देगा एग्जाम में, वो स्ट्रेटोस्फीयर देगा। तो आपको ये जो सेकंड थीम है ना, इस सेकंड थीम को आपको पकड़ना है और सेकंड थीम को पकड़ करके आपको इन सबको याद करना। यानी ट्रोपोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर है, ओजोनोस्फीयर है, आयनोस्फीयर है और एक्सोस्फीयर है, जिसको आप बहिर्मंडल कह रहे हो। यदि आपकी जानकारी के लिए, मैं आपके हेल्प के लिए मैं यहाँ थोड़ा सा इसका कन्वर्जन, यानी मैं इसका कन्वर्जन और कर देता हूँ। ये अपने पास में कौन सा मंडल आ रहा है? यह मंडल आ रहा है
स्पीयर, ठीक है जी। ये आ रहा है स्ट्रेटो, कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है स्ट्रेटो स्पीयर। यह आ रहा है अपने पास में कौन सा, ओजोनो स्पीयर। यह अपने पास में कौन सा आ रहा, आयनो स्पीयर। और ये कौन सा आ रहा अपने पास में, एक्सोस्फीयर। अब देखिए, अब आपको थोड़ी सी सुविधा हुई होगी। अब देखिए, मैंने इनका जो कन्वर्जन है वो मैंने यहाँ यानी जो अपने हिंदी लैंग्वेज से मैंने इंग्लिश की ओर, आंग्ल की ओर मैंने ट्रांसलेट किया है, तो ज़रूर आपको थोड़ी सी सुविधा हुई है। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोनोस्फीयर, आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर, ठीक है। यानी दो विचारधाराएं आई, एक तो हमारे पास में भौतिक या तापीय संरचना के आधार पर, तो उसमें हमने जो थीम को पकड़ा है, उस थीम को हमने एस पैटरसन को पकड़ा है। एस पैटरसन महोदय ने भी 5 ही मंडल बताए हैं, लेकिन उन्होंने सौर मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आय मंडल और आयतन मंडल बताया है, ठीक है ना। यानी 4 मंडल तक तो कॉमन ही है, लेकिन जिसको हम एक्सोस्फीयर कह रहे हैं, वहाँ एस पैटरसन महोदय क्या कह रहे हैं उस मंडल को, उसको वह आयतन मंडल के नाम से संबोधित कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा यदि हम आपसे बात करें कि ये जो 5 मंडल हैं, इन मंडलों का जो आधार आया वह तापमान का हमारे पास में जो वितरण आता है, तो तापमान का हमारे पास में कौन सा वितरण आता है, तापमान का हमारे पास में ऊर्ध्वाधर वितरण आता है। उस ऊर्ध्वाधर वितरण के आधार पर हमने इन परतों का विभाजन यानी ऊर्ध्वाधर आधार पर किया है। सबसे पहले मैं एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट पर पुनः आता हूँ। वायुमंडल की संरचना, जो इस वायुमंडल का हमारा अंतिम टॉपिक है, इसको हम खत्म करके नए टॉपिक की ओर जल्दी ही चलेंगे, जल्दी ही पहुँचेंगे। यानी 20वीं सदी में विभिन्न प्रकार के जो मौसम सूचक गुब्बारे थे, जो रॉकेट यानी जो रॉकेट थे, जो वायुमंडल की उड़ानें थे, जो ध्वनि तथा रेडियो जो तरंगे थी, इसी के साथ साथ बात करें जो कृत्रिम उपग्रह थे, जो अंतरिक्ष यान थे, और आदि से हमारे को क्या मिली है, आदि से हमारे को महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है। यानी सर नेपियर शो, पिकार्डी, फ्रेंडले, केनेली या केनाली, हेविसाइड, फेरल आदि अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के रहस्योद्घाटन जैसे कठिन कार्यों में महत्वपूर्ण, यानी रहस्योद्घाटन जैसे कठिन कार्य में महत्वपूर्ण इन अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने अपना क्या दिया है, अपना योगदान दिया है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम आपसे बात करते हैं तो जो अपने को जानकारी प्राप्त होती है, मैं इस जानकारी की बात करूं कि एक परत से दूसरी परत के मध्य जो छोटा जो स्तर पाया जाता है, यानी जो छोटा स्तर पाया जाता है, जो सीमा पाई जाती है, उस सीमा का जो हमारे पास में जो नाम आता है, यानी उसको हम क्या कहते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको पाज के नाम से जानते हैं। यानी वो ये कहलाता है जिसको हम, यानी जिसको हम क्या कह सकते हैं, जिसको हम सीमा स्तर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसको हम सीमा स्तर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, जिसको हम सीमा स्तर के नाम से भी जानते हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं, एक उदाहरण के तौर पर, जैसे जैसे हम एक एक परत के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए चलेंगे, वैसे वैसे हम इनको आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए कि सही स्थान पर मैं आपको सही जानकारी लिखित रूप में मैं बहुत विस्तृत तरीके से उपलब्ध करवाने का प्रयास करूँगा। इसको हम क्या कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, पाज कहते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे हमारे पास में पहला मंडल आया कौन सा, सौर मंडल। देखिए जी, पहला मंडल आता है सौर मंडल, और दूसरा मंडल ये मान लीजिएगा हमारे पास में सौर मंडल है, और इसी सौर मंडल के नीचे, इसी सौर मंडल के नीचे कौन सा मंडल है, हमारे पास में
समताप मंडल है। कौन सा मंडल है? समताप मंडल है। मैं ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि ये नीचे से ऊपर की ओर जा रही है ना प्रत्यय, तो मैं नीचे आपके पास में शोभ मंडल लिख रहा हूँ। देखिए ये शोभ मंडल है, इस शोभ मंडल के ऊपर क्या है, यहाँ पर हमारे पास में यानी समताप मंडल है। कौन सा मंडल है? समताप मंडल है। तो यहाँ ये जो शोभ मंडल की जो सीमा खत्म हो गई है, देखो मैं एक बार इंक चेंज करके लिख रहा हूँ जिससे आपके बहुत जल्दी ये समझ में आए और आप इसको क्या कर सको, आप इसको पिक कर सको। देखिए ये मेरे पास में जैसे मान लीजिएगा कि यहाँ पर शोभ मंडल की ट्रोपोस्फियर यानी सीमा स्तर और सीमा मंडल अलग अलग चीजें हैं। दोनों के लिए आप खोज कर लेना विद्यार्थियों, सीमा मंडल अलग है और सीमा स्तर अलग है, ठीक है ना। मैं एक जगह बात कर रहा हूँ स्फीयर की और मैं दूसरी जगह बात कर रहा हूँ मैं पाज की, यानी जैसे ट्रोपोपाज मैं बात करूं, एक तरफ तो मैं आपसे बात कर रहा हूं ट्रोपोस्फीयर की। देखिए एक तो मेरे पास में क्या आया, यानी ट्रोपोस्फीयर, और दूसरा मेरे पास में क्या आया, दूसरा जो मेरे पास में आता है देखिए। अब आप शब्दावली को समझने की कोशिश करें। देखो शब्दावली तो दोनों तो लगभग सेम सी आ रही है, ये भी ट्रोपो है तो ये भी ट्रोप है, ये स्फीयर है तो ये पाज है, यानी ट्रोपोपाज और ट्रोपोस्फीयर। यानी जिसके लिए मैं बात कर रहा हूं तो ये तो है मेरे पास में कौन सा मंडल, ये तो है शोभ मंडल, ठीक है जी। आप ध्यान से देखना इनको, ये तो है शोभ मंडल और ये मेरे पास में क्या है जो मैंने लिखा ट्रोपोपाज, ये है मेरे पास में क्या, शोभ सीमा। क्या ये मेरे पास में आई है शोभ सीमा। ये ट्रोपोस्फीयर तो है मेरे पास में क्या, शोभ मंडल, इसको तो मैं शोभ मंडल कह रहा हूं, और जो मेरे पास में ट्रोपोपाज आया इसको मैं शोभ सीमा कह रहा हूं। अर्थात दो मंडलों के मध्य पाई जाने वाली एक संकीर्ण परत, अर्थात जिसकी मोटाई मंडल की तुलना में क्या होती है, कम होती है। यानी जिसकी मोटाई मंडल की तुलना में क्या होती है, कम होती है, जो एक संकरी परत पाई जाती है। देखो मैंने यहाँ पर देखो ट्रेसिंग करने का कार्य किया है, इस जगह देखिए आप, यानी ये शोभ मंडल है तो शोभ मंडल की सीमा खत्म होते ही जैसे ही समताप मंडल की सीमा यानी स्ट्रेटोस्फीयर की सीमा प्रारंभ होगी तो इन दोनों के मध्य ट्रोपोपाज पाया जाएगा, शोभ सीमा पाई जाएगी, जिसकी मोटाई हम जो पढ़ते आ रहे हैं लगभग कितनी है, 1.5। जिसकी मोटाई कितनी है हमारे पास में, जिसकी मोटाई हमारे पास में कितनी आती है, 1.5 जो हमारे पास में इसकी मोटाई आ रही है। यदि मैं इसकी मोटाई की आपसे बात करूं कि इसकी मोटाई 1.5 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है, ठीक है ना। इतनी मोटी एक संकीर्ण परत पाई जाती है, इसी संकीर्ण परत को ही हम पाज के नाम से जानते हैं। तो ट्रोपोस्फीयर और ट्रोपोपाज यानी शोभ मंडल और शोभ सीमा दोनों में गहरा अंतर होता है। ऐसा ही सभी मंडलों के मध्य पाया जाता है। जैसे मैं बात करूं यानी स्ट्रेटोस्फीयर एंड ओजोनोस्फीयर के मध्य स्ट्रेटोपाज पाई जाती है। तो ऐसे हम सभी मंडलों की हम आपसे बात करते हुए चलेंगे, एक एक मंडल के बारे में हम आपसे बात करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हम मुख्य रूप से जो आपसे बात कर रहे हैं, अभी हम जिस मंडल के बारे में आपसे बात कर रहे हैं वह हम प्रथम प्रकार का मंडल हम आपके पास में रखने जा रहे हैं। जो मंडल हमारे पास में किस रूप में आ रहा है, वह मंडल हमारे पास में शोभ मंडल के रूप में आ रहा है। किस मंडल के रूप में आ रहा है, वह मंडल हमारे पास में शोभ मंडल के रूप में शामिल हो रहा है, जिसको हम शोभ मंडल कह रहे हैं। देखिए कि ये जो शोभ मंडल है जिसके बारे में हम आपसे जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, मैं इसकी आपसे बात करना चाह रहा हूँ